हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज भी हम इसकी कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है दो बिंदु आवेशों के मध्य उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। वो ये कह रहा है, क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों? शून्य है। ठीक है, इससे आप आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट काम करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने अगर रटे हैं ना, उनको ये सब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा और वो उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने इसको समझ के किया है, जब हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ी थी तो वहाँ बच्चों ने अगर उस चीज़ को समझा है तो वो इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, वो ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं, ये दो आवेश है, ठीक है, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, दो आवेश है। पहले हम इनके बीच में लाइन नहीं बनाते हैं। चलिए हम अलग अलग आवेश लेते हैं। अब देखिए, दो आवेश है, एक प्लस क्यू ये रहा और दूसरा प्लस क्यू। ठीक है, या फिर माइनस क्यू और माइनस क्यू। मतलब मैंने जो दोनों आवेश लिए हैं वो सेम प्रकृति के हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो सेम प्रकृति के आवेश है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं, दोस्त थोड़ी होते हैं। जब दुश्मन होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो बताइए, इनके कारण अगर प्लस क्यू आवेश की बात करें तो रेखाएं ऐसे निकलती है इसके कारण। अगर याद हो तो ऐसा डायग्राम बनाया था हमने। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये रेखाएं अनंत तक जाती है, ये भी हमने बताया था। प्लस क्यू आवेश है तो रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जिधर जितनी रेखा इधर है उतनी इधर होनी चाहिए। अगर आवेश बराबर परिमाण के हैं तो इधर 4 है तो एक और बना लीजिए, इधर नीचे भी 4 है तो एक और बना लीजिए। ठीक है, हम प्लस क्यू की बात करें इसलिए मैंने डायरेक्शन बाहर की ओर दी है। माइनस क्यू होगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों? अंदर की ओर। अब वो ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। क्या हमें मध्य में कोई रेखा दिखाई दे रही है? मैंने बनाई थी, याद करिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो ऐसा कोई डायग्राम था लेकिन बीच में कोई नहीं था। यानी कि बीच में कोई बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी ना। अब क्यों होगी? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, इससे लाइन इसकी बाहर निकलेगी, इसकी भी लाइन इससे बाहर निकलेगी, बाहर की तरफ ही होगी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे के दुश्मन है तो ये लाइंस कभी भी मिलेगी नहीं। जब लाइंस ही नहीं होगी वहां पे तो बताइए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये लाइन अनंत की ओर चल जाएगी, ये भी अनंत की ओर चल जाएगी। यानी कि एक बिंदु कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कैसी मिलेगी? शून्य मिलेगी। सिमिलरली अगर माइनस क्यू की बात करें तो इसके लिए लाइन क्या होती है? ऐसे अंदर की ओर आती है ना भाई। ये माइनस क्यू है तो इसमें भी, और ये माइनस क्यू यहाँ है तो इसमें भी ऐसे तो होगा भाई। माइनस क्यू है तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या मिलेगी? शून्य मिलेगी। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बताओ बीच में भी हमने लाइन खींची थी नहीं खींची थी? और बताया था कि यहाँ से रेखा निकल रही है प्लस क्यू से और माइनस क्यू में प्रवेश कर रही है, जबकि यहाँ ये सीन नहीं है ना। यानी कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य चाहिए दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के बीच में, तो क्या होगा? दोनों आवेश कैसे होने चाहिए बच्चों? दोनों एक ही प्रकृति के होने चाहिए। या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर नेगेटिव। क्योंकि अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इस वाली लाइन के ऊपर तो कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं मिलेगी। तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ठीक है, तो ये लिखा है दोनों आवेश कैसे सहजातीय है। सहजातीय का मतलब क्या है? एक ही प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इनको मिलाने वाली लाइन के बिंदु पर 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता है ना क्या करना है? वीडियो को दोबारा देखना है और अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करके आगे बढ़ना है। चलिए, एक इकाई ऋण आवेशित आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है। विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में गतिमान है। मतलब दोनों ही गति कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा कण तीव्र गति से चलेगा और क्यों?
यानी कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इकाई ऋण आवेश तेजी से भागेगा या इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा, आप ये बताइए। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहे हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 12th में ही नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको कितना अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ रटा है या उसको फील करके उसको समझ के पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चलेगा। हमारा आंसर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी भागेगा और जो इकाई ऋणावेश है वो धीरे भागेगा। अब भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इकाई ऋणावेशित आयन है, इकाई ऋणावेशित आयन यानी कि ऋण आवेशित है। बताइए, कोई भी आयन होता है वो ऋणावेशित कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे मान लो एक आयन है, ये इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको ऋणावेशित करना है, यानी कि इसके पास में और इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लीजिए 10 से कितने हो गए? 12। अब इसके पास तो 12 हो गए। ठीक है, अब बताओ, जब इसके पास 10 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बताओ इसका वजन भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी कि इसका मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई इसके द्रव्यमान भी तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज बोली भी थी कि आवेश का जो सीधा संबंध होता है वो मास से होता है। याद करिए, आवेश को क्वांटम वाले टॉपिक्स में ही थे हम, जब हम आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वहाँ हमने ये चीज कही थी कि आवेश जो होता है उसका संबंध मास से होता है। यानी कि इसके ऊपर आवेश बढ़ रहा है, यानी कि इसका मास बढ़ रहा है, और जब मास बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? बताओ, इसका मास बढ़ गया, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा और ये धीरे गति करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में भी आया कि इसका द्रव्यमान क्यों बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ठीक बराबर द्रव्यमान के, वो बोल रहा है कि बराबर मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर है, दो सर्वसम का मतलब है एक जैसे, यानी कि उनकी रेडियस भी समान है, धातु के दो गोले लिए गए। दो गोले हैं धातु के, जिनमें एक गोले को तो ऋणावेश तथा दूसरे गोले को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया है। एक को तो क्या कर दिया? ऋणावेशित कर दिया, और जो दूसरा था जितना उसको ऋणावेशित किया है, अगले वाले को उतना ही धनावेशित किया है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर बेस है। अभी मैंने बताया है कि जब कोई भी गोला है या कोई भी वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो ये तो पूछ रहा है कि इनके द्रव्यमान में अंतर आएगा नहीं आएगा? भाई, जो ऋणावेशित वाला गोला है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। पहले 10 था, उसको और आपने नेगेटिव कर दिया, 12 हो गया। आवेश का सीधा संबंध द्रव्यमान से होता है, तो उसके ऊपर आवेश की संख्या बढ़ रही है तो द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। जब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ऋणावेशित जो गोला होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। और धनावेशित जो गोला है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया ना भाई। पहले 10 थे, उसमें से 2 निकल गए तो 8 ही बचे, तो अब उसका द्रव्यमान 8 के जितना ही होगा ना भाई, 8 के कंपेयर से करोगे तो यही आंसर में दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर बेस है। धनावेशित गोले से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, और ऋणावेशित गोले पर इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपने पूरा डेरिवेशन पढ़ा, बताओ वहाँ कहीं भी ऐसा कुछ था, लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ थी कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको अपने कॉन्सेप्ट से कितना लिंक किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र घटता है। भाई घटता है, हमने पढ़ा है, ई जो होता है वो घटता है। ई इज इक्वल टू कितना था? अब देखिए घटता है, अभी हम पढ़ेंगे ना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था, और एफ कितना था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई कितना आता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना? चलिए, यानी कि हमने करा भी था, इसका डायग्राम भी बनाया था कि बिंदु आवेश के कारण तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम आर में और ई में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ डिक्रीजिंग, यानी कि ऐसे घटता है ना। और अगर इस पूरी क्वांटिटी में करते हैं तो कैसा ग्राफ आता था? ऐसा आता था ना, याद आया? चलिए, अब वो बोल रहा है यही बात एक विद्युत द्विध्रुवी के लिए भी सत्य है। हाँ भाई, द्विध्रुवी में भी आर बढ़ता है तो ई घटता है, लेकिन क्या दोनों में एक ही तरीके से घटता है? यही फॉर्मूला था क्या? नहीं, याद करिए, मैंने बताया था कि बिंदु द्विध्रुवी के लिए तो ये था, लेकिन द्विध्रुवी के लिए ये 1/r³ था, और दोनों को कंपेयर करके एक ग्राफ भी बनवाया था मैंने, अगर आप याद करेंगे उस डेरिवेशन को। ठीक है, तो क्या दोनों में विद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? तो बताइए हमारा आंसर क्या आ गया? नहीं। अब नहीं क्यों आया? क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तो ये 1/r² के अकॉर्डिंग होगा, जबकि द्विध्रुव के चाहे अक्ष की बात करें
और चाहे निरक्ष की, Kp/r³ और 2Kp/r³ मिला था हमें निरक्ष पर तो Kp/r³ और अक्ष पे 2Kp/r³, यानी कि दोनों में ही E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ था। तो बताओ ये दोनों फॉर्मूले समान है क्या? नहीं ना। तो क्या विद्युत क्षेत्र समान दर से घटेगा? नहीं। और बताओ किसमें तेजी से घटेगा? ये भी मैंने बताया था कि नीचे वाली क्वांटिटी इसकी बड़ी है तो इसमें ज़्यादा तेजी से घटेगा और इसमें थोड़ा कम तेजी से, यानी कि इन दोनों का अगर कंबाइन ग्राफ बनाए तो द्विध्रुव के लिए तो ऐसा बनेगा और इसके लिए ऐसा। ये तो होगा द्विध्रुव के लिए, डाइपोल के लिए, ठीक है, और ये होगा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए, यानी कि इसमें तेजी से घटेगा कंपेयर टू बिंदु आवेश, ठीक है। तो यही चीज इसके आंसर में लिखी हुई है। और ये चीज किसके लिए भाई? हम डी तो हमारा स्मॉल होता ही है ना, द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव का जो डी होता है वो तो स्मॉल होता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, ठीक है। तो ये दूरस्थ बिंदुओं के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। और ये चीज मैं करवा भी चुकी हूँ आपको। तो दोनों में समान दर से नहीं घटता है, द्विध्रुव में ज़्यादा तेजी से घटेगा और बिंदु द्विध्रुव में थोड़ा कम तेजी से घटेगा इसके कंपेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेश संरक्षण नियम। भाई हमने आवेश पढ़ा है और हमने बताया था कि आवेश संरक्षण नियम होता है। और क्या था आवेश संरक्षण नियम? याद करिए, अगर आप रिकॉल करेंगे तो याद होगा कि आवेश ऐसी चीज़ है जिसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। सिर्फ क्या कर सकते हो? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यही तो सेम यही चीज़ ऊर्जा की होती है, इसीलिए आवेश एक संरक्षित राशि है। सिमिलरली ऊर्जा भी हमारी क्या होती है? संरक्षित होती है ना। चलिए अब वो बोल रहा है कि आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करिए और कुछ नाभिकीय अभिक्रिया, ये नाभिकीय इधर आएगा, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में है एक्स तत्व की पहचान करिए। आपको आवेश संरक्षण नियम लगाना है और जो ये एक्स दे रखे हैं ना भाई, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो लगाना है। अब देखो यहाँ पर फिजिक्स तो काम कर ही रही है, साथ में हमारी केमिस्ट्री भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए, वो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए और याद होनी भी चाहिए क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ आ जाता है, मैथ्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, एक बायो ही नहीं आ पाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहली इक्वेशन है 1H1 प्लस 4Be9, ये है, ठीक है। अब देखिए पहली इक्वेशन का आंसर है 5B9। अब कैसा आया देखिए, 1H1 और ये है, यानी कि आवेश संरक्षण नियम की यहाँ पर ये 1 और 4 मिलके कितने हो रहे हैं? 5। ये n है, इसका n बराबर 1 है, इसका कितना है? 4। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? n बराबर 5, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर की हम बात करें तो इधर भी कितने आने चाहिए? 5। अब न्यूट्रॉन में तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, ठीक है, पता है ना ये तो इसमें होंगे। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमें? 5, क्योंकि 5 में 0 को जोड़ोगे तो बताओ 5 आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब ऊपर वाला ये भी हमें बराबर करना है। ये कितना है? 9 और 1 10 है। अब देखिए ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ भी हमें 10 करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, लेकिन एक तो ऑलरेडी न्यूट्रॉन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। अब 5 नंबर के ऊपर अब आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल कि 5 नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आता है ना। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? 5 बोरोन 9। बताइए आया समझ में? कैसे आया? और अभी बोरोन कैसे आया? तो ये तो हमें केमिस्ट्री यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए आया पहला समझ में। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है 6 कार्बन 12, किसी का मतलब कार्बन होता है और 1H1। अब बताओ x कितना आएगा? अब यहाँ आगे और कुछ भी नहीं दे रखा, पहले तो ये वाला, इसके लिए n बराबर 6, इसके लिए n बराबर 1, यानी कि 7 हुआ। तो यहाँ एज इट इज 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आगे और कुछ है ही नहीं। चलिए इसको भी कर लीजिए, 12 और 1 13, ठीक है। तो आवेश संरक्षण नियम लग गया। अब बताइए 7 नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आता ही नहीं आता 7 नंबर पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? नाइट्रोजन। 7 और 13 आया समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 7 और 15। आपके बुक में इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसको 8 दे रखा है, ये 8 नहीं है, यहाँ 7 ही आएगा, ठीक है। 7 और, क्योंकि 7 नंबर पे आपको पता है नाइट्रोजन आता है ना, 8 नंबर पे थोड़ी आता है, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। 7 और 15 और प्लस 1H1। अब देखो 7 और 1 8, तो इधर 8 है तो इधर भी 8 होनी चाहिए। 8 में से 2 तो हमारे अल्फा कण के हैं, ये 2He4 को अल्फा कण कहते हैं ना हम। अब 2 जब है तो यहाँ कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 और 2 मिलके 8 हो गया। चलिए 15 और 1 16, यहाँ हमें 16 है, टोटल 16 लाना है। 16 में से इस 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 12। अब बताइए 6 नंबर के ऊपर क्या आता है आपका? कार्बन आता है ना भाई, तो कितना आ जाएगा? 6C
12। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि ये कैसे आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, और ऐसा एग्जाम में आ सकता है, वो कोई भी आपको दे देगा। बस ये है कि वहाँ पे आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि इस नंबर पर ये आता है। ठीक है, तो वो भी आपको मतलब पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो बच्चों आगे के जो वीडियो है उसमें भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को अभी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। वीडियो में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।